ओके, तो जो आज का हमारा लेसन है वो हम चार्ट मेकिंग और उसके अंदर के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि पैटर्न और पैटर्न को ट्रेड करना और उनको पहचानना, कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, वो हम सीख चुके। अब हम सीखने जा रहे हैं कि ये जो पैटर्न, ये जो मार्केट की मेकिंग होती है, चार्ट मेकिंग होती है, वो किस नजरिए से हम देख सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ सीक्वेंस बनाई हुई है, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये मेरा आइडिया है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमने दो किस्म के नंबर को समझना है, असेंडिंग नंबर्स एंड डिसेंडिंग नंबर्स। ये समझ में आ जाएगा तो प्राइस के अंदर मोमेंटम समझ में आ जाएगा, और मोमेंटम जब आएगा तो हमें कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न या रिवर्सल ऑफ पैटर्न के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, और उसमें बहुत एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं? ये एक इंक्रीजिंग नंबर या फिर डिक्रीजिंग नंबर्स होते हैं। ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं क्लासेस में, लेकिन कैंडलस्टिक के अंदर अगर इसमें ऐड किया जाए तो ये थोड़े डिफरेंट तरीके से दिखेंगे। पहले आपने ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इंक्रीजिंग नंबर मींस असेंडिंग नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 या 1 3 5 या 1 4, मतलब एक सीक्वेंस है जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और डिसेंडिंग नंबर मींस डिक्रीजिंग नंबर्स, जिसकी सीक्वेंस पहले से बड़ी होती है, अब स्लोली स्लोली स्लो डाउन होती है, जैसे 5 4 3 1। ये आपने जहन में रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आगे चल के इस कैंडलस्टिक में देखें, एक रेड कैंडल या इससे ज्यादा की रेड कैंडल आ जाएं, और फिर हम देखें कि हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है। फिर उसके बाद अगर देखें तो एक ग्रीन कैंडल के बाद हमें दो ग्रीन कैंडल एक रो में मिलती हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो सेलर्स कुछ आते हैं, और उसके बाद तीन ग्रीन कैंडल एक रो में मिलती हैं। तो अब एक ग्रीन कैंडल के बाद दो, दो के बाद तीन, ये कौन सी सीक्वेंस है? इसको कौन सी सीक्वेंस कह सकते हैं? असेंडिंग। असेंडिंग असेंडिंग। ठीक है। अगर मैं इस सीक्वेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल लगा लूं, क्या लगा लूं? एक ग्रीन कैंडल मैं लगा लेता हूं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी लगा ली ग्रीन कैंडल, और उसके बाद इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल लगा ली, एक लगा ली, और इसके ऊपर भी एक ग्रीन कैंडल लगा ली मैंने। ठीक है, और मैंने इनको अभी एक रो में बना दिया। तो अब इस रो में बनाने से आपको क्या नजर आ रहा है कि कैंडलस्टिक के अंदर क्या हो रहा है? क्या पहले बाइंग मोमेंटम मोमेंटम ज्यादा हो रहा है। मोमेंटम ज्यादा हो रहा है? इट मींस दैट सिंगल कैंडलस्टिक को देख के मोमेंटम का पता नहीं लगाया जा सकता जब तक क्लस्टर में कैंडल्स हमें ना मिले। तो इस तरीके से एक कैंडल मिली, उसके बाद फिर दो कैंडल मिली, फिर इसके बाद तीन कैंडल मिली। लेकिन एक मार्केट की हद है कि जितना मोमेंटम इंक्रीज होगा, एक मोमेंटम की एक्सट्रीम लेवल भी होती है। तो जब भी तीन कैंडलस्टिक तक प्राइस पहुंचे, या चार कैंडलस्टिक तक, या पांच, मतलब इस कहां से स्टार्ट होगा मोमेंटम एक्सट्रीम? कम से कम तीन कैंडलस्टिक। तो जब तीन कैंडलस्टिक पर प्राइस पहुंचती है तो अब हमें यहां पर डरना चाहिए। क्या डरना चाहिए? कि मोमेंटम एक्सट्रीम हो चुका है, अब मोमेंटम स्लो डाउन पॉसिबल है। यहां से ऊपर उठा, यहां से और ऊपर उठा, अब मोमेंटम स्लो डाउन इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर सेलर्स की कैंडल को देखा जाए तो सेलर्स की कैंडल, एक कैंडल, एक कैंडल, एक कैंडल और एक कैंडल, अगर ये एक एक कैंडल है तो इसका मतलब है कि सप्लाई कम है। सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मार्केट। वन साइडेड इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड अनदर साइड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि बायर्स आर इंक्रीजिंग द मोमेंटम। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर दो कैंडल मिल जाए सेलर्स की, तो अब आप यहां पर क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है? एक सेलर के बाद दो सेलर की कैंडल, जबकि बायर का मोमेंटम एक्सट्रीम हो चुका है और सेलर का मोमेंटम अभी अभी क्या हुआ है? बढ़ना शुरू हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेलर ने क्यों अभी मोमेंटम क्यों बढ़ाया? उसका एक रीजन है, क्योंकि सेलर्स को पता है कि बायर एक्सट्रीम हो चुके हैं, और अब हम अपना मोमेंटम बढ़ाएंगे तो फिर हम बायर को स्टॉप कर सकेंगे। जैसे कि अगर यहां पर तीन कैंडलस्टिक के बाद आपको दो कैंडलस्टिक मिलती हैं बायर की, तो अब तीन कैंडलस्टिक के बाद अगर दो मिलती हैं तो अब आपको क्या फील होता है कि क्या हुआ मार्केट के अंदर? क्या इंफॉर्मेशन आई है कि बायर स्ट्रांग थे, मोमेंटम थे, अब उनका मोमेंटम स्लो डाउन हो गया। हो रहा है। ठीक है, अब जब मोमेंटम स्लो डाउन हो गया तो यहां से सेलर्स की अगेन टू कैंडल्स आती हैं। कितनी? टू। टू कैंडल्स। टू कैंडल्स
2 then 2 मींस मोमेंटम इज कंटिन्यूअस, मतलब मोमेंटम बरकरार है, खत्म नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है, लेकिन वही मोमेंटम अभी तक चल रहा है। फिर उसके बाद हमें अगर एक बायर की कैंडल मिल जाए, तो अब ये जो पूरी जर्नी है, एक से स्टार्ट किया 2 बने, 2 से स्टार्ट किया 3 बने, 3 से डिक्रीज किया 2 बने, 2 से डिक्रीज किया 1 बना, उसके बाद एक सेलर्स की कैंडल आती है। ठीक है, अब आप ये सिर्फ समझें कि बायर ने इंफॉर्मेशन चार्ट के अंदर क्या दी कि मोमेंटम बढ़ा, मोमेंटम स्टॉप, और मोमेंटम स्टॉप हुआ। जब मोमेंटम स्टॉप हो, फॉर एग्जांपल के बायर बोल दें कि अब हमारे पास डिमांड खत्म हो चुकी है, अब हम मार्केट में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो ये फेवर किसको जाती है? सेलर्स को। तो हमें यहाँ पर बायर की एंट्री को देखना चाहिए या फिर हमें सेलर की एंट्री को देखना चाहिए? अब सेलर्स की एंट्री। ओके गुड। लेकिन जब यहां से मार्केट यहां तक पहुंची थी, इस पोजीशन तक, ठीक है, यहां से यहां तक मार्केट ऐसे बढ़ रही थी, बायर मोमेंटम में आ रहे थे और मोमेंटम इनका बढ़ता हुआ जा रहा था, तो इस वक्त क्या हमें सेलर से कोई मदद लेनी चाहिए थी या सेलर की कोई एंट्री करनी चाहिए थी? नहीं सर, ओके, सिर्फ बायर्स एंट्री। सिर्फ buyer entry. It means that when trend is going in up direction with a momentum, then we will avoid from the sellers. और अब जब सेलर्स का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? बायर को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कब हम सेलर की एंट्री को देखें और कब हम बायर की एंट्री को देखें। मोमेंटम को आना वो बहुत जरूरी है। चलो, ये तो इंक्रीजिंग मोमेंटम हुआ, उसके बाद डिक्रीजिंग मोमेंटम बना, लेकिन अगर स्टार्ट ही इंक्रीजिंग मोमेंटम से हो जाए, एक्सट्रीम मोमेंटम से स्टार्ट हो जाए, जैसे कि अब सेलर्स की बायर की कैंडल कितनी मिली? 3, फिर उसके बाद मिली 2, फिर उसके बाद मिली 1, तो अब यहां पर जो आखिर में इंगल्फिंग पैटर्न बना है, 3 के बाद 2 कैंडल बनी, 2 के बाद 1 कैंडल सेलर की बनी और 1 बायर की बनी, तो इस इंगल्फिंग को क्या ट्रेड करना चाहिए? नहीं सर। नहीं सर। वैसे तो हम कह सकते हैं ना कि ये अप ट्रेंड के अंदर इंगल्फिंग है, इसको तो ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं, तो ट्रेड को इंगल्फिंग को, बुलिश पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए। लेकिन हमें बायर से इंफॉर्मेशन क्या मिली शुरू से कि हम बहुत ज्यादा थे, फिर हम कम हो गए, और अब पॉसिबल है कि हम स्टॉप हो जाएं, खत्म हो जाएं, या हमारी ये पीक पॉइंट है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब हमें टॉप पे आउटसाइड बार, इंगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन जैसे पैटर्न मिलते हैं, तो ये क्यों फेल होते हैं? इसका रीजन होता है कि मोमेंटम का स्लो डाउन, देन कंडीशन ऑफ मोमेंटम स्टॉप। इस वजह से टॉप के पैटर्न फेल होते हैं, और जबकि ट्रेडर्स ये समझ रहे होते हैं हम तो अप ट्रेंड में हैं, अप ट्रेंड का पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फेल हो रहा है, क्योंकि वो ये इंफॉर्मेशन रीड नहीं करते, ये इंफॉर्मेशन नहीं देखते कि जब बायर शुरू थे तो मोमेंटम में थे, एक्सट्रीम मोमेंटम में, जब अगेन आए बायर तो स्लो डाउन हो गए, तो स्लो डाउन के बाद का ऑप्शन क्या होता है? स्टॉप। तो यहां पर के एंड वाले पैटर्न क्यों एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, तो ये बात आप अपने जहन में बिठा दें। अब यहां पर एक बात सोचें, अब यहां पर क्या हुआ कि पिछले ये सेलर 1 था, ये सेलर 1 था, ये सेलर 1 था, ठीक है, लेकिन अब ये एक इंगल्फिंग का पैटर्न हुआ, उसके बाद एक अगेन इंगल्फिंग बनी। अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए? मुझे क्या साइन मिली है कि मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं ये सोच सकता हूं कि सेलर्स का मोमेंटम अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि बायर ने इंफॉर्मेशन दे दी सेलर को कि वी आर स्टॉप, देन कौन ट्राई करेगा? क्या सेलर ट्राई करेंगे यहां पर? यस सर, सेलर ट्राई करेंगे। तो अब यहां पर एक बात सोचें कि जब यहां पर 3 कैंडलस्टिक पहले सेलर की थी, बायर की थी, तो ये पैटर्न मुझे अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि मोमेंटम सबसे ज्यादा किसका है? बायर का। तो हमें ये पैटर्न अवॉइड करना चाहिए था। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये 2 कैंडल बन गई और एक सेलर की कैंडल रह गई, वो भी पैटर्न बना, लेकिन हमें पता था कि 3 के बाद 2 का मोमेंटम हुआ है, 2 के बाद मोमेंटम स्टेबल हो सकता है या फिर मोमेंटम स्टॉप हो सकता है, तो इस पैटर्न को भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जो एक सिंगल कैंडल ये बनी, एक सिंगल कैंडल ये बनी, एक सिंगल कैंडल ये बनी, ये एक चार्ट की सीक्वेंस है। तो यहां पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोमेंटम स्टॉप हो जाएगा, लेकिन नहीं, ग्रीन कैंडल आएगी, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, वो हम आगे चल के सीक्वेंस पढ़ते हैं आज की क्लास में। तो ये जो पैटर्न है ना इंगल्फिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब यहां पर विक कंट्रोल हो रहा है, क्या हो रहा है? विक कंट्रोल।
अगर विक कंट्रोल हो जाए तो क्या हो सकता है, इसका एक उपाय तो है ना कोई उपाय तो होगा। अगर सेलर कंटिन्यू करना चाहे तो क्या कर सकते हैं सेलर? कंटिन्यूशन पैटर्न। सर कंटिन्यू साइन। वो तो कंटिन्यूशन तो पैटर्न तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनेगी सर ना, रिवर्स, लेकिन सॉरी सर, रिवर्सल। अगर रिवर्सल ना सेलर चाहे कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम फिर सेलर को क्या करना चाहिए? सेलर को सर सेलर को यहाँ पर गैप लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? गैप लगाना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि गैप क्यों लगेगा? क्योंकि सेलर को पता है कि बायर इस रिवर्सल का फायदा उठाएगा, लेकिन सेलर को यह भी पता है कि पीछे बायर मोमेंटम स्टॉप ही कर चुके हैं। तो हम छोटा सा भी गैप लगाएंगे तो हमारी फेवर में हो जाएगा और हम मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सेलर किस तरीके का गैप लगाएंगे? वो ये गैप लगाएंगे। असल में यहां पर क्या होता है कि सेलर क्यों सेल कर रहा है? क्या सेलर को फायदा हो रहा है? नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जो हम वो नहीं देखते। हम तो बाइनरी ऑप्शन में बस कैंडलस्टिक का प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट में यहां पर एक पैनिक क्रिएट होता है। वो पैनिक क्या क्रिएट हुआ कि बायर स्टॉप हो चुके हैं, जल्दी सेल करो, मार्केट गिरने वाली है। ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में सेल करने का मौका ना मिले, या फिर मौका मिले तो वो प्राइस बहुत नीचे जा चुकी हो। तो इसलिए सेलर यहां पर गैप उठा के भी मार्केट में सेल करेंगे और इस तरीके से ये रेड कैंडल बन सकती है। दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी रेड कैंडल बनती है, पीछे से जब एक पार्टी कमजोर होती है तो इस तरीके से गैप्स भी बनते हैं। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। इस पे क्या हम स्ट्रेटजी लगा सकते हैं? एक तो मोमेंटम बना, मोमेंटम को समझ पाए। ठीक है, तो उसके बाद की क्या कहानी है? उसके बाद की कहानी ये है कि हम ये समझ सकते हैं। रहमान, वी आर डिस्टर्बिंग from your back side, we are getting noise. अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ओके, यहां पर देखिए, तीन लास्ट बायर कैंडल के बाद एक बायर की कैंडल आ जाती है, और उस अगर एक कैंडल के बाद सेलर आ जाए तो हम इस बायर को क्या बोलते हैं? नाम से बायर स्टॉप। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी तक नहीं सीखी, तो लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है। मैं यहां पर कुछ ड्रा करता हूं। अगर बायर स्टॉप हो जाए, अब बायर का कहां पर स्टॉप होता है? जब फर्स्ट टाइम बायर की 3 के बाद या 2 के बाद या 4 के बाद या 5 के बाद एक कैंडल बने, तो ये हमारा बन जाता है बायर स्टॉप। ठीक है, और उसके बाद भी अगर सिंगल सिंगल कैंडल आए तो फिर वो बायर स्टॉप नहीं है। बायर स्टॉप तो अभी हुआ है ना, इंफॉर्मेशन अब की आई है। ठीक है, बाद की इंफॉर्मेशन क्या होती है? वी डोंट हैव अ डिमांड, वी डोंट हैव अ डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एक बात बताऊं, ये देखो, ये यहां पर कितनी रेड कैंडल्स हैं? 2। अब 2 के बाद फर्स्ट टाइम सेलर की एक कैंडल बनी, तो सेलर स्टॉप कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, और उसके बाद अगर ये सिंगल कैंडल है, इसका मतलब क्या है? वी डोंट हैव अ सप्लाई, दिस इज नॉट अ स्टॉप। इसको हम सेलर स्टॉप नहीं बोल सकते। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं है। सेलर स्टॉप ये था ज्यादा कैंडल्स के बाद फर्स्ट टाइम जब सिंगल कैंडल बनी, ज्यादा बायर्स के बाद जब फर्स्ट टाइम सिंगल कैंडल बनती है, उसको हम बोलते हैं बायर स्टॉप। तो बायर स्टॉप के ऊपर अगर एक रेड कैंडल से मिला के एक रेजिस्टेंस बनाई जाए, तो इस रेजिस्टेंस का जो असर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना या फिर इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होके मार्केट नेक्स्ट कैंडलस्टिक को रिवर्स करती है। तो ये जो एसएनआर है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार ही होगी। वजह क्या है? अब मैं वजह बताऊं आप लोगों को कि ये कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती। यहां पर एक मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। देखें, there are 2 red candles, okay? Then there is a 1 green candle, okay? Then there is a 1 red candle. Then there are 2 green candle, okay? अब आपको सेलर्स ने क्या इंफॉर्मेशन दी? सर सेलर्स स्टॉप। Sellers stop. और अब हमारी कैंडल कहां पर क्लोज हुई है? सर रेजिस्टेंस के नीचे। और कौन सी रेजिस्टेंस है ये? बायर Seller. स्टॉप। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब। बायर स्टॉप रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो है ना
बायर स्टॉप रेजिस्टेंस पे हम क्लोज हो गए, लेकिन नीचे से हमें इंफॉर्मेशन कहां पर मिली? सेलर ने क्या बोला? वी आर Sellers भी आल्सो stop हो स्टॉप। गया। तो अब इसके चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब इसके रिवर्सल के चांसेस कम हो सकते हैं, या वीक रेड की कैंडल बन सकती है, क्योंकि सेलर ने खुद ही बोल दिया कि वी आर स्टॉप। तो अब यहां पर इसके चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, कैसा होता कि हमें एक इंफॉर्मेशन बायर सेलर की तरफ से ये होती कि स्टिल वी हैव अ सेम मोमेंटम, स्टिल वी हैव अ सेम मोमेंटम। अब बायर की कैंडल ऊपर की तरफ जाती है और यहां इसके नीचे क्लोज हो गई। अब सेलर का मोमेंटम अभी तक खत्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सेलर ने अभी तक नहीं बताया। तो अब अगर बायर मोमेंटम में आ चुके हैं तो डेफिनेटली सेलर स्टॉप करने के लिए एक कैंडल तो दे सकते हैं ना, कि इंफॉर्मेशन दे के वी आर स्टॉप राइट नाउ एंड द बायर्स नीड टू कंटिन्यू। तो अगर यहां पर एक इस रेजिस्टेंस की वजह से फिर एक रेड कैंडल आएगी, आ गई, और उसके बाद फिर बायर अगर कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। ये रेड कैंडल आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सेलर्स को एक इंफॉर्मेशन देनी थी वी आर स्टॉप राइट नाउ, तो जिसकी वजह से यहां पर आ सकती है। तो कंडीशंस होती हैं हर एक लेवल को ट्रेड करने के लिए, उससे पहले इंफॉर्मेशन मिल जा चुकी होती है। हम एक गलती करते हैं हमेशा कि हम बस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे, स्ट्रेटजी का सेटअप बना, देन यू हैव टू ट्रेड, बट वी आर नॉट रीडिंग द मार्केट। मार्केट को कौन रीड करेगा? मार्केट भी पहले से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन अलग अलग दे सकती है। हर बार स्टॉप एसएनआर ऐसे नहीं होती, कभी कभार सेलर भी स्टॉप करके फिर मार्केट स्टॉप एसएनआर के ऊपर क्लोज होती है, या फिर सेलर का मोमेंटम कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद आके जाके इसके नीचे क्लोज होते हैं। तो हर वक्त कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, वो हमारी एनालिसिस होती है, उसको बोलते हैं एनालिसिस। वो स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं होता, वो एनालिसिस का पार्ट होता है। स्ट्रेटजी तो सिंपल है कि ये स्टॉप एसएनआर है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए या इसको ब्रेक करे तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? रिवर्सल कैंडल, रिवर्स होगी मार्केट। ये एक स्ट्रेटजी है, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ साथ क्या होता है? एक एनालिसिस होती है कि कब ये स्ट्रेटजी काम करेगी और कब ये काम नहीं करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई स्ट्रेटजी के सेटअप को फॉलो करेगा तो फिर उसके रिजल्ट्स कम आएंगे, लेकिन साथ में एनालिसिस को भी फॉलो करेगा तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो आप लोगों को एनालिसिस भी साथ में करनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका फाइनल सेटअप पढ़ के फिर अगली सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। देखें, इस सीक्वेंस को पढ़ने का एक जो रीजन था, एक तो मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना, और दूसरा ये समझना कि कब बायर और सेलर स्टॉप होते हैं और कब वो एसएनआर बनती है। तो यहां पर 3 सेलर के बाद 2 सेलर, 2 सेलर के बाद 1 सेलर आ जाता है। तो यहां पर ग्रीन कैंडल के साथ मिलके क्या बनता है? सेलर स्टॉप सपोर्ट। दैट इज अ सिग्नल कि इस सपोर्ट को हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर बायर का मोमेंटम रुकता नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। 3 कैंडलस्टिक के बाद सेलर आके फिर एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं। तो अब यहां पर सेलर का, बायर का मोमेंटम क्या हो चुका? स्टॉप हो चुका। तो ये भी एक सिग्नल बन गया कि अब या तो मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो जाए सपोर्ट पे तो ट्रेड करें, या तो ऊपर ही हमें रेजिस्टेंस पे ट्रेड मिल जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन रीड करना जरूरी था। यहां पर देखें कि सेलर जो हैं, बायर जो हैं, ये ऑलरेडी स्टॉप हो चुके हैं। तो ऑलरेडी स्टॉप हो चुके हैं, दोबारा बोलते हैं कि हमारे पास डिमांड नहीं है, तो इस जगह पर इनको डिमांड नहीं है। लेकिन यहां से 3 कैंडलस्टिक गए थे, तो हो सकता है कि यहां पर डिमांड हो, क्योंकि यहां पर एक इंगल्फिंग का पैटर्न है, तो ज्यादा चांसेस है। पियर्सिंग लाइन का पैटर्न होगा तो कम चांसेस होंगे, इनसाइड बार का चांसेस होगा तो बहुत ही कम चांसेस होंगे। तो हम पैटर्न को देखते हुए समझते हैं कि दिस इज इंगल्फिंग सपोर्ट प्लस सेलर स्टॉप सपोर्ट, और बायर का मोमेंटम यहां पर 3 कैंडल का था। तो ये हमारी एनालिसिस रहेगी। तो यहां पर बायर आना चांस बनता है, तो बायर आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाती है, फिर उसकी कंडीशन, ये हमारी बायर सेलर बायर स्टॉप रेजिस्टेंस बनी एक इनसाइड बार पैटर्न से, यहां पर बायर सेलर स्टॉप सपोर्ट बनी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न से। तो ये भी फर्क होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नोट करेंगे और उसके हिसाब से हम इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो है वो है रेफरेंस सीक्वेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। यहां पर वो दोस्त जो कह के रिट्रेसमेंट है या फिर कंटिन्यूएशन है, या फिर मतलब मार्केट कंटिन्यू करेगी, जो अली ने सवाल पूछा था उसका जवाब इसके अंदर होगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हुआ, सेलर्स की बहुत कैंडल का मतलब क्या हुआ? सेलर का मोमेंटम या सेलर्स आर वीक, क्या कह सकते हैं इसको?
सर मोमेंटम में सेलर्स मोमेंटम Seller momentum. आफ्टर मोमेंटम देयर इज अ वन रेड कैंडल एंड देन ग्रीन कैंडल स्टार्टेड। तो अब ये वन रेड कैंडल किस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है? सेलर्स स्टॉप। अच्छा, जब सेलर स्टॉप हो जाएगा, जब सेलर का मोमेंटम खत्म हो जाएगा, तो कुछ वक्त के लिए तो सेलर की सप्लाई खत्म हो सकती है ना, ये पॉसिबल है या नहीं है? ओके, पॉसिबल है। तो सेलर का स्टॉप होना और फिर दोबारा सेलर की कैंडल आके अगर हमें कंफर्म हो जाए कि अगली कैंडल इसके बाद ग्रीन है, तो अब यहां से हमें दो एक जैसे सेटअप मिले, एक रेफरेंस 1 जिस पे सेलर स्टॉप हुए और दूसरा रेफरेंस 2 जिसको अगेन सेलर ने रिकॉग्नाइज किया वी डोंट हैव अ सप्लाई। ठीक है, तो दो एक जैसे सेटअप बनते हैं जब मार्केट में, तो मार्केट सिमिलरिटी के ऊपर चलती है। और फिर तीसरा सेटअप अकेला बन सकता है, जैसे कि यहां पर अकेली अकेली कैंडल बन रही है, तो तीसरी कैंडल के चांसेस कितने 80% हो सकते हैं कि वो भी अकेली कैंडल बन जाए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, क्या एक पैटर्न है कि नहीं है? अली से पूछ रहा हूं। जी सर पैटर्न है। इससे पहले का भी कौन सा पैटर्न है? देयर इज 3 आउटसाइड अप, और ये उसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है या ये रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। पीछे से सीक्वेंस देखो तो सेलर्स आर टेलिंग वी डोंट हैव अ सप्लाई इवन देयर इज अ पैटर्न, और साथ में Yes, पैटर्न sir. को पीछे देखो तो देयर इज अ 3 आउटसाइड अप पैटर्न, तो उसकी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है क्योंकि सेलर तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वी डोंट हैव अ सप्लाई, और साथ में दो रेफरेंस एक जैसे बने तो अगली कैंडल एज ए रेफरेंस होती है, मार्केट इसके बाद ग्रीन बनती है, तो हम उसको ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम रेफरेंस सीक्वेंस भी बोलते हैं, और अगर एनालिसिस के लिए आ जाएं तो पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट है, इवन दैट इज अ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है, तो चाहे डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये फेल हो गया क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स ने एक इंफॉर्मेशन दी थी वी आर स्टॉप वी डोंट हैव अ सप्लाई। कम से कम 2 दफा बोलते हैं सेलर कि वी डोंट हैव अ सप्लाई, फिर तीसरी बार मार्केट में वापस आ जाते हैं क्योंकि तब तक बायर एक्सट्रीम हो चुके होते हैं या बायर फिर बोलते हैं कि अब हमारे पास डिमांड खत्म हो चुकी है। तो ये एनालिसिस के पार्ट हैं, इनको इस तरीके से, अब सारे माइंड एक जैसे नहीं हो सकते, आप सब एक जैसा नहीं समझ सकते, कोई इसका थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई मीडियम करेगा, उसका रिजल्ट भी उसी के हिसाब से आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने समझना है। इस रेफरेंस सीक्वेंस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। सर यस, सर ये देखें, जैसे ये आपने रेफरेंस 1, 2 और 3 दिया, तो हम्म। 1 एंड 2 के अंदर तो हम एनगल्फिंग का यूज कर रहे हैं। नंबर 3 पे जो है ना, ये मेरे ख्याल से तो आउटसाइड बार, इनका तो कोई फर्क नहीं होगा इससे। नहीं नहीं, वो तो कोई भी होता है, ये तो मॉडल है ना, कोई भी हो सकता है। अभी मैं दिखाऊंगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। पैटर्न्स दिखा रहा हूं अभी आपको। अच्छा, आज कोई स्क्रीन का आप लोगों को फर्क दिख रहा होगा, वो मैं बहुत बड़ी स्क्रीन आज यूज कर रहा हूँ, तो आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है। अच्छी लग रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बहुत ज्यादा सेलर के बाद, बहुत ज्यादा मतलब कहने का कि 1 से 2 सेलर के बाद फर्स्ट टाइम सेलर स्टॉप हुए। ठीक है, और सेलर स्टॉप होने के बाद दूसरी बार आपको क्या रेफरेंस मिला कि स्टिल सेलर्स आर स्टॉप, दे डोंट हैव अ सप्लाई। लेकिन ये कौन सा पैटर्न है? शूटिंग स्टार। साथ में ये कौन सा पैटर्न है इस कैंडल के साथ मिला के? इनसाइड बार। ये क्यों पैटर्न फेल होता है? क्योंकि यहां पर सेलर ने क्या बोला था कि हमारे पास सप्लाई नहीं है, हम स्टॉप हो चुके हैं। ठीक है, तो जब ये स्ट्रांग सा पैटर्न काम नहीं करता तो अगली बार भी पैटर्न ना काम करने की वजह बन सकती है। यहां से क्या हो गया, 3 नंबर पे कैंडल आएगी, वो भी अकेली हो सकती है, और उसके बाद आप क्या करोगे, इस कैंडल पे एंट्री करोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर होंगे। ये देखें, ये 3 बायर के बाद एक बायर की कैंडल रह जाती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि बायर स्टॉप। देखो, जब हम रेफरेंस सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं तो हम किस चीज को रिकॉल कर रहे हैं? हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस को भी रिकॉल कर रहे हैं, और हम स्टॉप कैंडल को भी रिकॉल कर रहे हैं। तो मतलब कि दोनों कॉन्सेप्ट हम एक साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, 3 के बाद एक कैंडल और एक के बाद अगेन एक कैंडल, तो अब हमारे पास सिमिलरिटी बन गई, 2 कैंडल सिंगल है, तो तीसरी बार जब ये कैंडल बनी तो ये भी सिंगल
हो सकती है और हम इसको ट्रेड कर सकते हैं एज अ रेड कैंडल का। लेकिन यहाँ पर देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न लग रहा है ना, सेलर वीक हो गए और उसके बाद बायर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बावजूद भी क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अगर ये वीक है, यहाँ पर वीक है, तो यहाँ पर भी ये एक दफा सेलर की कैंडल आ सकती है, फिर बायर कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें एग्जांपल, ये कंसोलिडेशन मार्केट में बन सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन मार्केट के 6 कैंडलस्टिक का सेटअप बनता है। ठीक है, तो इस तरीके के भी सेटअप होते हैं, ये दो ये कैंडल और उसके बाद दो ये कैंडल। ओके, जो ये नया प्रोफाइल है डीक्रिप्ट के, आपके बैक साइड पे नॉइस आ रहा है, तो अगर आप पीछे किसी से बात कर रहे हैं तो अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। ठीक है, अच्छा, I'm not I फीडबैक। अच्छा ठीक है। ओके ओके, आप फर्स्ट टाइम है तो मैंने इसलिए आपको बताया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल देन 1 ग्रीन कैंडल, इट मींस द बायर्स आर स्टॉप। जब स्टॉप हो चुके तो दूसरी बार भी इन्होंने कहा नो डिमांड, और तीसरी बार कौन सा पैटर्न बना, इंगल्फिंग का। और यहां पर देखें इंगल्फिंग के बाद ये कौन सा पैटर्न बना, डार्क क्लाउड कवर का। तो यहां से बायर क्यों नहीं आ सकते, अली आप समझ रहे हैं, क्योंकि पीछे से सीक्वेंस कौन सी आ रही है, रेफरेंस आ रही है। तो ये पैटर्न और ये इसकी रेड कैंडल का भी ट्रेड कर सकते हैं, और ये रेड पैटर्न सेलर का पैटर्न काम करेगा, क्योंकि यहां पर सेलर अभी बायर अभी तक क्या है, वो नो डिमांड पे है। तो इस वजह से ये पैटर्न्स काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब हम दूसरी सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। जी सर, अब मैं समझ गया। उसके बाद एक और सीक्वेंस है, इसमें आप लोग, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग खुद ही इसको समझोगे। देखिए इसका नाम है सिमिलर सीक्वेंस, और यहां पर यह सेटअप है। आप में इस पूरी मार्केट के अंदर हमने क्या ढूंढा, एक जैसी मूवमेंट को ढूंढा जो सिमिलर है। तो एक ग्रीन कैंडल के बाद दो रेड, और एक ग्रीन कैंडल के बाद दो रेड। अरे हाँ, उधर मेरी क्लास चल रही है। ब्रदर अब क्या करूंगी, ठीक है। देखिए अब आगे क्या हो सकता है, जब एक दफा एक ग्रीन के बाद दो रेड बन सकते हैं, एक ग्रीन के बाद दो रेड बन सकते हैं, तो थर्ड टाइम क्या हो सकता है, थर्ड टाइम भी एक ग्रीन के बाद दो रेड हो सकते हैं। लेकिन हमें ट्रेड कब करना है, जब एक दफा रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर हम एंट्री पे पकड़ेंगे और अगली कैंडल को एज अ सेल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमने एक दफा इस पैटर्न को देखा, इस पैटर्न को देखा, और साथ में एक ग्रीन के बाद, या ग्रीन ज्यादा भी हो सकती है, लास्ट पे एक ग्रीन बच जाए, उसके बाद एक जैसे ही रेड कैंडल कंप्लीट होगी तो आप नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। इसको बोलते हैं सिमिलर सीक्वेंस। और सिमिलर सीक्वेंस के साथ साथ क्या मिलता है कि सेलर बोल रहे हैं कि वी हैव अ मोमेंटम, वी हैव अ स्टिल सेम मोमेंटम। तो अब ये मोमेंटम जब तक स्टॉप नहीं होता तो हम इसको ट्रेड इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसी ही एक रैंडम सीक्वेंस है। रैंडम सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे सिमिलर सीक्वेंस में दो कैंडल थी, तो रैंडम सीक्वेंस के अंदर तीन कैंडल होती हैं। तो या तो पहले तीन आती हैं या तो बाद में तीन आती हैं। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर कुछ तो सीक्वेंस, कुछ तो सिमिलर है। क्या मतलब कि एक दो तीन ये पार्ट, और एक दो तीन, कम से कम ये पार्ट सिमिलर है। तो हम आगे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम एक रेड कैंडल जब भी आएगी तो उसके बाद दूसरी रेड भी हो सकती है। तो जैसे आपको रेड कैंडल दिखे, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड आप इसको सेल का कर सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल ऐसे रहेंगे, आप तुमको दिखा रहा हूं। ये देखिए इन्होंने ट्रेड किया, इन्होंने कुछ और भी एक फिल्टर यूज किया ट्रेंड लाइन का। लेकिन आप अगर यहां पर थोड़ा सा गौर करें तो लास्ट ग्रीन के बाद दो रेड और लास्ट ग्रीन के बाद टू रेड, तो एक ग्रीन बनी, या लास्ट ग्रीन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो ग्रीन भी बन सकती हैं। तो लास्ट ग्रीन के बाद जब एक रेड बनी तो अगली रेड के ऊपर इन्होंने ट्रेड किया। लेकिन लास्ट ग्रीन एंड रेड बना क्या ये एक पैटर्न बना?
बेरिश का अगर जी बना सर। तो हमें ये भी पता चल सकता है ना कि अगर ऐसी सिमिलर सीक्वेंस हो तो इस बार जब भी पैटर्न बनेगा उसकी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, डायरेक्ट ये सेल का ट्रेड हो सकता है। तो ये एक कंफर्म हो गई कि अगर पीछे से दो पॉइंट सिमिलर होती हैं तो तीसरी बार जो पैटर्न बनता है उसकी रिट्रेसमेंट नहीं आती। जैसे ही ये देखें, अगर ये वाली सीक्वेंस एक पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आई, एक पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आई, तो अगली बार भी एक पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, वो भी ग्रीन कैंडल नहीं बन आएगी। सकती। तो मतलब पीछे के दो सेम पैटर्न देखो, अगर उनमें रिट्रेसमेंट नहीं है तो अभी जो पैटर्न बनेगा उसकी भी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। अगर पीछे वाले दो पैटर्न में किसी एक में भी रिट्रेसमेंट है तो फिर 50-50 चांस है रिट्रेसमेंट आ भी सकती है और रिट्रेसमेंट नहीं भी आ सकती। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जो आप पैटर्न ट्रेड करने वाले हो वो आउटसाइड बार नहीं होना चाहिए। आउटसाइड बार होगा तो 50-50 चांस है, ज्यादातर चांस है लॉस ही होगा ट्रेड। ठीक है, आउटसाइड बार जी नहीं सर, बनना चाहिए। ठीक। उसके आगे देखें एग्जांपल, यहां पर रैंडम सीक्वेंस है, एक लास्ट ग्रीन के बाद 2 रेड, लास्ट ग्रीन के बाद 5 रेड। तो इन्होंने सोचा कि एक ग्रीन है तो अब उसके बाद एक रेड बनी, एक इनसाइड बार का पैटर्न बना, तो अगले पैटर्न को उसने ट्रेड भी किया। और साथ में देखा जाए तो 3 बायर के बाद एक बायर ने स्टॉप किया और अगेन उन्होंने बोला वी डोंट हैव अ डिमांड। तो मतलब इसका कहने का कि बायर ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, उनके पास डिमांड नहीं है। अगर यहां पर एक रेफरेंस बना है, यहां पर दूसरा रेफरेंस बना है, तो तीसरे रेफरेंस के बाद हमें रेड कैंडल एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो यह भी ट्रेड विन हो सकता है, साथ में दूसरा ट्रेड भी मिल सकता है हमें। ऐसे ही मैं आप लोग को अगर एग्जांपल दिखाऊं तो 2 रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद सेलर्स ने स्टॉप किया तो रेफरेंस 1 बना। और उसके बाद ग्रीन कैंडल को देखो कि कम से कम कितनी बनी है, 2 बनी है। फिर सेलर्स ने स्टॉप किया और ग्रीन कैंडल कम से कम कितनी बनी है, 2 बनी है। तो रेफरेंस को लेके इस रेड कैंडल के बाद हम ये भी ट्रेड कर सकते हैं, और सिमिलर सीक्वेंस को लेके एक रेड के बाद 2 ग्रीन, एक रेड के बाद 2 ग्रीन, तो इस ग्रीन के बाद दूसरी भी रेड ग्रीन बन सकती है, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 2 ट्रेड हमें यहां पर मिल सकते हैं अगर हम एनालिसिस करके सही तरीके से रीड करें तो। ठीक है, तो सिग्नल्स बहुत होते हैं, बस रीडिंग करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ये आप सब एग्जांपल देख सकते हैं, ये आप लोगों को मैं दे दूंगा। ठीक है, तो सारे आप लोगों ने देखने हैं और इसके अंदर कोई गलती हो या कुछ हो तो वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है। एक एग्जांपल रीड कर लेता हूं, देखिए यहां पर रैंडम सीक्वेंस है और रैंडम सीक्वेंस के अंदर ये इन्होंने थोड़ा सा एक्सेस ऑफ एनालिसिस यूज की है, क्योंकि ट्रेड ये करना था वो ऑलरेडी वो कर चुके थे, लेकिन दोबारा भी इन्होंने ट्रेड किया। जैसे यहां पर देखें कि कम से कम 3 रेड है और कम से कम 3 रेड है, तो ये सिमिलर सीक्वेंस थी और सिमिलर सीक्वेंस को इन्होंने ट्रेड किया, ये विन हो गया था उनका। फिर सिमिलर रैंडम सीक्वेंस प्लस टोटल, हाँ रैंडम सीक्वेंस को इन्होंने ट्रेड किया। पहले सिमिलर था, फिर उसके बाद इन्होंने रैंडम सीक्वेंस को ट्रेड किया। ये रैंडम सीक्वेंस है हमारी। ठीक है, किसी को कोई क्यूरी है, सवाल पूछिए। क्या क्लियर है सब? सर ये ओटीसी में सही काम करता है या रियल ये मार्केट में ठीक है? कोटेक्स मार्केट की ओटीसी में बेस्ट काम करता है। तो अगर आप कोटेक्स की ओटीसी मार्केट में जब भी ट्रेड करो, प्राइस एक्शन को छोड़ दो, बस इसी को यूज करो। ये 4 से 5 जो सीक्वेंस है ना, ये ओटीसी मार्केट में परफेक्ट काम करती है। ठीक है सर, ठीक है सर लो, सर 1 मिनट सर, बात कर हेलो सकता सर। हूँ? रहमान एंड में बात कीजिएगा। हाँ सर, हेलो सर सर। आपने अभी बोला है कॉर्टेक्स में ये ओटीसी में बहुत अच्छी तरह कम करता है। क्या सर अभी थोड़ा लाइव थोड़ा एक नहीं, 2-3 मेहरबानी, अभी यार अभी देखो टाइम ओवर हो गया है, अभी इस तरीके से नहीं होता रहमान, आप थोड़ा सा समझे बात को। ठीक है हेलो सर, सर। जो चीजें होती हैं वो मैं सब कुछ कर देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सेस जा रहे हैं जी। सॉरी सर। सर मैं एक पूछूं? हाँ पूछें अभिजीत। हाँ सर, ये जो आप मतलब ये जो ओटीसी मार्केट का आप जो चार्ट दिखाया, ये कोटेक्स के स्टॉक्स में भी चलता है? कोटेक्स का स्टॉक, हाँ, जो स्टॉक रहते हैं ना उसमें, इंटेल का, बोइंग कंपनी। अगर वो रियल मार्केट है तो जरूर चलेगा। और क्या ओटीसी उसकी सर वो भी उसकी सेम ओटीसी मार्केट है सर, रियल मार्केट नहीं है। यस सर, ओटीसी तो मार्केट है वो। देखो ओटीसी मार्केट में ना OTC करेंसी market। पेयर के ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि मेरा तजुर्बा करेंसी पेयर्स के ऊपर ज्यादा है। ठीक है,
तो तो ये करेंसी फिर पेयर्स के ऊपर ट्रेड कीजिए। जो आप ये सिखाया है वो है ना, ये स्टॉक्स पे नहीं चलता ना, उसके कोटेक्स पे जो स्टॉक्स होते हैं उस पे? आप यूज करके देखें, रिसर्च करके देखें, अगर वहां पर हाँ काम करता है तो सर, आप मैंने आज किया। हम्म, सर मैंने आज किया, इंगल्फिंग वाला पैटर्न किया, डे हम्म, आउटसाइड डाउन था, तो मेरा काम किया, वो 2-3 बार वो हो गया। लेकिन एक दफा एक दिन काम करने से हम काम नहीं चलेगा ना, कम से कम एक हफ्ता लगातार हाँ डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे हाँ एक हाँ। दफा हम जहन बना लें और फिर अगली बार फिर कामयाब ना हो तो फिर वो जो है ना डिमोटिवेशन हो जाएगी। तो आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और उसके सर ऊपर, ये, ठीक है। हाँ ये इस पे नहीं चलता ना, ये क्रिप्टो पे नहीं चलता ना ये चार्ट? क्रिप्टो पे ये सारी सीक्वेंस चार्ट मेकिंग की है, कोई भी मार्केट हो, क्योंकि ये जो हाथ से चार्ट बनाते हैं, कंप्यूटर से एल्गोरिथम से चार्ट बनाते हैं, वो भी इसी सीक्वेंस के ऊपर बनाते हैं। तभी तो मैंने कहा कि सीक्वेंस आप यूज करो, कोई भी मार्केट हो, जैसे एल्गोरिथम टाइप की मार्केट हो या चाहे रियल मार्केट ही क्यों ना हो, क्योंकि सेंस यहां से ही आता है। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करो, लॉसेस हो जाए मेरे पास लेके आओ, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे क्यों हुआ, क्या रीजन है, ठीक है। सर सर मैं पूछ सकता? जी अभी पूछें। सर मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, बढ़िया काम करता है, बढ़िया काम करता है। ये वाला जो आपने बताया मैंने यूट्यूब पर देखा था, हम्म, मैंने काफी प्रवर्तन किया इस पे, बढ़िया काम करता है। इंटर इंटर पे जो लड़का पूछ रहा है ना, उस पे भी काम करता है। अच्छा ठीक हाँ है। सर। तो अभिजीत आपने सुन लिया ना, तो अभी ने कहा कि ये काफी हाँ काम करता है और ये उन पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी कंफर्मेशन करने के लिए आपने रिसर्च करनी है, कम से कम 1 वीक टैग डेटा टेस्ट को, करते हैं, 1 वीक डेटा को देखिए, टैग ठीक टेस्ट है। करता हूँ। हाँ, ओके, करेगा। किसी लेसन से थैंक यू सर। रिलेटेड तो कोई क्यूरी नहीं है ना, क्योंकि लेसन मैंने बहुत आसानी से पढ़ाया है और ये पहले भी मैं इसका थीम आप लोगों को हाँ दे सर, चुका आसान है। था, ठीक है ना। हाँ तो हाँ, अब आसान है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी ना, वो होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि अब हम कैंडलस्टिक की रीडिंग और उसके चार्ट की अंडरस्टैंडिंग समझ चुके हैं, पैटर्न्स को समझ चुके हैं। अब जो हमारे पैटर्न्स फेल होते हैं या सीक्वेंस फेल होती हैं, उनका रीजन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ हिडन टेक्निक्स होती हैं जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम खुल के बात करेंगे। और फिर वो 2 दिन वो चलेगा, उसके बाद फिर हम मजीद और टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। राइट। सर ये सारे सीट हमको मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रहमान, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया सर, सलाम वालेकुम।